हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से चल रहे होंगे। लास्ट 2 दिन बचे हुए फॉर्म अप्लाई का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। इसके बाद फॉर्म अप्लाई के डेट भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो ये आखिरी मौका है। तो आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा है तो आप अप्लाई कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने अभी तक रफ आइडिया है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा बाद में निकल कर आएंगे। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्जाम सेंटर कहाँ रहेंगे। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं एग्जाम सेंटर को लेकर। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर पहले हम लोग बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेंगे। जैसे आपने किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आप जिस जोन में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, सबसे पहले बड़ी डाउट लोगों के पास ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म चेन्नई, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, त्रिवेंद्रम, तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रखा। तो उस कंडीशन में क्या इनको जाना पड़ेगा इसी त्रिवेंद्रम जोन में एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहले के समय में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे, उस समय में आपका एग्ज़ाम सेंटर जिस जोन में फॉर्म अप्लाई कर रखा है उसी जोन में जाने होते थे। पर पिछले 2016 के एनटीपीसी में भी आपने एग्ज़ाम देखा था, तो वहाँ पर भी यही किया गया कि जो फॉर्म अब आपने अप्लाई किया, जो एड्रेस आपने दे रखा है, जो आप बिहार से आते हो तो बिहार का एड्रेस आपके पास होंगे, तो वहाँ से कम 200 किलोमीटर के करीब करीब आपका सेंटर दूर होते हैं। कुछ कैंडिडेट के 350 किलोमीटर की दूरी भी चले जाते हैं। तो ये आपका एक रेंज की बात करें तो 200 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक आपका रेंज में आपका एग्जाम सेंटर होगा, ना कि आपको त्रिवेंद्रम जाने पड़ेंगे। आप यदि बिहार से फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उड़ीसा आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है, रांची एग्जाम सेंटर हो सकते हैं, पटना एग्जाम सेंटर हो सकते हैं, मुजफ्फरपुर में आपका एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। तो यही नियर रहेंगे, पर ज़्यादातर आप उम्मीद यही करें कि आपके कोलकाता में एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। तो ये सेंटर आपका, या यूपी में प्रयागराज भी एग्जाम सेंटर कई बार दिए गए हैं बिहार के, तो प्रयागराज में हो सकते हैं, आपका बनारस में हो सकते हैं। तो ये कुछ जो सेंटर है आपके नियर में, जो सेंटर है, जो आपके लोकेशन पर नज़दीकी सेंटर, ऑनलाइन सेंटर है, वहां पर ही एग्जाम होंगे। बस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये देखना होगा। पर यहाँ पर ज़्यादातर आप उम्मीद करें कि आपका सेंटर आसपास ही होगा, और ज़्यादातर उम्मीद ये रहेगा कि 200 किलोमीटर के अंदर रहेंगे, 200 के ऊपर नहीं जाएंगे। बस कुछ कैंडिडेट के चले जाते हैं जो 350 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो जाती है, पर नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट के एग्जाम सेंटर जो होते हैं 200 किलोमीटर। आपने चेन्नई से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आपने सिकंदराबाद से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, डजेंट मैटर, जो भी सेंटर होंगे आपके एड्रेस के जो लोकेशन, आप जिस स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रखा है उस स्टेट के लोकेशन के अकॉर्डिंग होंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके ज्यादातर उम्मीद है, जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई फॉर्म कर रखा होगा, तो फीमेल कैंडिडेट के जो सेंटर रहेंगे आपके स्टेट में रहेंगे, या आपके स्टेट से बाहर जाते हैं तो उस कंडीशन में 100 किलोमीटर के अंदर ही आपके एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे। ज्यादातर पिछली बार का रिकॉर्ड यही रहा था कि आपके 100 किलोमीटर के अंदर ही एग्जाम सेंटर थे। कुछ कंडीशन में ये 200 किलोमीटर के, हाँ, पर उसी स्टेट में थे, ना कि स्टेट से बाहर रखा गया था फीमेल का। तो फीमेल, आप बिहार से हो तो बिहार के ही जोन में, आपके बिहार में ही एग्जाम होंगे। आप यूपी का हो, यूपी से आप बिलोंग करती हो, तो वहाँ ही एग्जाम सेंटर होंगे। आप झारखंड से हो तो वहाँ ही एग्जाम सेंटर होंगे, पर इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि बाहर से आता है, जैसे आप यूपी के यूपी बिहार के बॉर्डर में रहते हो, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपके बनारस एग्जाम सेंटर चले जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। पर ये ज़्यादा दूर आपका नहीं जाएगा जो फीमेल कैंडिडेट है। पर हाँ, मेल कैंडिडेट है उनको हमेशा भेजा गया। आप बिहार से हो तो उड़ीसा भेजा गया, या आपको कोलकाता भेजे जाते हैं, या रांची सेंटर दिए जाते हैं। तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, या आपका प्रयागराज सेंटर दिए जा सकते हैं, आपका वाराणसी सेंटर दिए जा सकते हैं, तो इतने दूर सेंटर भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से सेंटर रखे जाते हैं। और जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको बिहार में सेंटर ऑलमोस्ट, पिछली बार तो नहीं रखे गए थे, इस बार क्या किया जाता है जो आगे आने वाले समय में पता चलेंगे। हाँ, इसके पिछले बार जो एग्जाम हुए थे, शायद ग्रुप डी है या एएलपी के एग्जाम, एएलपी के एग्जाम में, यहाँ पर आप बिहार से हैं तो बिहार में ही सेंटर, मुजफ्फरपुर, पटना, आपको नियर जो सेंटर है वहाँ पर ही दिए गए थे। तो ऐसा किया जाता है एग्जाम सेंटर के लिए। तो एग्जाम सेंटर को लेकर आपको सोचना नहीं है कि आपको एग्जाम सेंटर, ज़्यादातर कमेंट मैंने देखा इसी चीज़ को लेकर थे कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेंगे। तो एग्जाम सेंटर आपके लोकल रहेंगे, बस आपके नियर रहेंगे। आप मेल कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपका एक स्टेट से अगले स्टेट में जाना पड़ सकता है। आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप ही के स्टेट में एग्जाम होंगे, या आपके पड़ोसी स्टेट जो आपके नियर में, जैसे आप
सासाराम से आते हो, सिर्फ समझाने के लिए बात, तो आपको वाराणसी आपका एग्जाम सेंटर हो जाएगा। इस तरह से आपको रखे जाएंगे। आप चाहे यूपी के प्रयागराज से आते हो तो आपके सेंटर प्रयागराज ना देकर आपको वाराणसी भेज दिया जाए, तो इस तरह से एग्जाम सेंटर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से एग्जाम सेंटर आपको बनाए जाएंगे, नियर रहेंगे, फीमेल के लिए नियर, और मेल कैंडिडेट थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, एक स्टेट से अगले स्टेट जा सकते हैं, या ज़्यादातर उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि आपके बिहार में भी, आप बिहार के हो या यूपी के हो या आप वेस्ट बंगाल का हो, जिस जगह से आप आते हो वहाँ भी सेंटर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म को लेकर कितने अप्लाई हुए, इसको लेकर भी ज़्यादातर कॉमेंट थे, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है। जो भी है एक रफ आइडिया है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग है, अब ये नंबर सही भी नहीं है, क्योंकि बहुत, जैसे आपने आरआरबी टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार तो आप कर चुके हैं, तो उसी रजिस्ट्रेशन, हाँ, वहां पर फॉर्म अप्लाई के जो आपने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग जनरेट होंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो लोग भी पहले पेज का स्टेप फॉलो पूरा कर लेते हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आप एनटीपीसी के लिए फर्स्ट पेज पूरा, या टेक्नीशियन के लिए या अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया तो पूरा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो पेमेंट नहीं करते, तो ये भी कैंडिडेट लास्ट में इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर आप देख रहे हो ये फाइनल नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर हर जगह जो अवेलेबल डेटा है उनके अकॉर्डिंग गेस किया हुआ डेटा है, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो ये फाइनल नंबर नहीं है, इससे ज्यादा हो सकते हैं अप्लाई या इससे कम हो सकते हैं। ज्यादातर उम्मीद यही रहेगा जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं इससे कम आपके रहेंगे, और ये 3 पॉइंट कुछ है तो ये इससे नंबर आपको कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो इसी तरह का है फॉर्म अप्लाई। आप एक बार पहले भी हम लोग ने इसके ऊपर बात कर रखा है। आरआरबी अहमदाबाद लगभग 3.5 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई हो रखा है। अजमेर 2,21,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रखा है। बेंगलुरु 2,82,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रखा है। इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फाइनल सबमिट भी नहीं किया होगा, तो ये नंबर भी कमेंगे। भोपाल 2,19,000 के करीब, और फाइनल नंबर हमें आरटीआई के थ्रू मिलेगा। तो आरटीआई की जानकारी कब तक मिलेंगे, तो फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, और कम से कम 15 दिन रिप्लाई आने में लगते हैं, कभी कभी एक सप्ताह के अंदर भी रिप्लाई आ जाते हैं। तो आप उम्मीद ये करो कि नवंबर के पहले वीक से, फर्स्ट वीक नवंबर से हमें ऑफिशियल डेटा मिलने लगेंगे कि किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए, आरटीआई लगाने होंगे। तो बहुत सारे जोन में आरटीआई लगाने के बाद हमें ये डेटा आ जाएंगे, तो जिसके बाद आप आइडिया लगा सकते हो आपके एग्जाम में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जो आप नंबर देख रहे हो इस नंबर से डरना भी नहीं है। इसमें से कुछ ही कैंडिडेट है जो सीरियस है, और आपका कंपटीशन उन्हीं से है जो सीरियस कैंडिडेट है। बाकी कैंडिडेट यहाँ पर आपके कंपटीशन में पार्टिसिपेट सिर्फ एग्जाम देने आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सिर्फ एग्जाम को देखने आएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम लिए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सिर्फ घर के प्रेशर की वजह से एग्जाम के फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन से। तो कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो सीरियस होते हैं। तो यहाँ पर आपकी असली कंपटीशन सीरियस कैंडिडेट से है, तो सीरियस कैंडिडेट के बीच में ही आपका कंपटीशन होगा। तो ये नंबर देखकर डरना नहीं है। भुवनेश्वर 3,71,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए, और देन हम बात करें एग्जैक्ट नंबर हमें आगे चलकर पता चलेंगे। आरआरबी बिलासपुर 3,72,000 के करीब, चंडीगढ़ 2,99,000 के करीब, आरआरबी चेन्नई 2,90,000 करीब, गोरखपुर 90,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, गुवाहाटी 3,65,000 के करीब, जम्मू 2,19,000 के करीब, और आरआरबी कोलकाता 5 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, और आरआरबी मालदा 1,59,000 से थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, और यहाँ पर आरआरबी मुंबई 3,91,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, 45,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए मुजफ्फरपुर में, प्रयागराज 3,46,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, आरआरबी पटना 1,37,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, आरआरबी रांची 2,31,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, आरआरबी सिकंदराबाद 2,85,000 से भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, सिलीगुड़ी 76,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए, त्रिवेंद्रम 1,40,000 से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए। तो ऑफिशियल नंबर हमें पता चलेंगे फॉर्म अप्लाई के बाद। ये सिर्फ आइडिया लगाने के लिए है कि आप किस जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ पर सिर्फ इससे एक आइडिया मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इसे सब कुछ आप मान लो कि इतना कंपटीशन आपके जोन में है। जिस जोन के आप मान रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ आरआरबी बिलासपुर जोन को ले लो, 3,72,000। जब फाइनल फिगर आप ऑफिशियल डेटा देखोगे तो ये नंबर शायद आपको घटकर 3,20,000 के करीब आपको हो जाए, या 3,30,000 से 35,000 के करीब हो जाए। इस नंबर के आसपास फॉर्म अप्लाई टोटल रहेंगे आरआरबी बिलासपुर, क्योंकि जो नंबर अभी दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग है, तो ये नंबर इससे कम ही रहेगा। और जो ऑफिशियल नंबर जब फाइनल निकल कर आएंगे उसी समय एग्जैक्ट हमें पता चलेंगे कि किस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुए। अब भी के लिए सिर्फ इससे आइडिया लो, आप किस जोन में शॉर्ट अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, और ये सही तरीके से जोन शॉर्ट लिस्ट करो। बस कुछ जोन को आप इग्नोर कर दो, आरआरबी अजमेर को पूरी तरह से इग्नोर करो। हाँ, आप राजस्थान में आते हो तो इग्नोर करना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो। आरआरबी अजमेर को इग्नोर करो, फिर देन आप आरआरबी ये रहा कोलकाता का इग्नोर करो, आप आरआरबी मालदा का इग्नोर करो, आरआरबी मुजफ्फरपुर को इग्नोर करो, प्रयागराज, पटना और रांची, बाकी किसी भी जोन में अप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। मेन काम क्या है, पहला स्टेप है सीबीटी 1 क्लियर करना। सीबीटी 1 आप क्लियर कर लेते हो, फिर उसके बाद भीड़ तो हट गए, 15 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाए जा रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, तो सब एक लेवल पर आ जाओगे। आप 80 स्कोर करके आप गए सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 एग्जाम में, तो आपके बगल वाले भी कैंडिडेट 80 स्कोर ही किया है। पूछिए इसमें से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 90 करीब पहुंचे होंगे, जो 10 कैंडिडेट, यानी टोटल एग्जाम के रिजल्ट यहाँ पर 1000 दिए गए हैं, 1000 कैंडिडेट को कॉल किए गए, तो जिनमें से सिर्फ 10 कैंडिडेट ही होंगे जो 90 से ज्यादा स्कोर कर रखा होगा। नहीं तो ज्यादातर ऐसी जो कट ऑफ बॉर्डर है, कट ऑफ बॉर्डर के आसपास स्कोर, यानी एक तरह से माने सारे सारे एक इक्वल नंबर पर हो, एक बराबरी पर हो। तो यहां पर ये नहीं डरना है कि नंबर बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई करना। पहला आपका टारगेट है सीबीटी 1 क्लियर कर लो, सीबीटी 2 आपका आसान हो जाएगा, सीबीटी 2 बहुत आसान हो जाएगा, सीबीटी 1 ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगले स्टेज में आप नहीं क्वालिफाई करते हो, आप अगले स्टेज के लिए यहां पर ही बाहर हो जाते हो, तो अगले स्टेज में मौका नहीं मिलेंगे। और मेन स्टेज ही आपका सीबीटी 1 ही है, और मेन कंपटीशन आपका सीबीटी 1 में ही है। कि आपको यहाँ पर यदि 20,000 भी सीरियस कैंडिडेट है, तो आप सोच सकते हो 20,000 सीरियस कैंडिडेट है, कितना टफ कंपटीशन होगा। आपका 3,91,000 से कंपटीशन भी नहीं है, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट का आपका कंपटीशन है। जो 80 के करीब स्कोर अपना प्रैक्टिस सेट में सही करके आ रहे हैं, उनके 120 में 100 मिनट सीबीटी 1 में 100 मार्क्स है, तो 80 के करीब से अटेम्प्ट ले रहे हैं। कुछ कैंडिडेट होंगे 75 के करीब अटेम्प्ट लो, इनसे आपका असली फाइट है। जो 55 के आसपास है, जो 60 के आसपास है, जो 65 के आसपास है, ये कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं, देन जाके आपकी बराबरी करेंगे। इनको बहुत मेहनत करनी होगी। सिर्फ ये जो 75 सुपर है, 70 सुपर है, इनको सिर्फ रिवीजन करना है, इनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पर जो ये है, इनको बहुत मेहनत करनी है आपके बराबर पहुंचने के लिए। तो मेन मैं सजेस्ट करूंगा सीबीटी 1 के ऊपर से आप फोकस करो, चाहे आप 55 के पास हो या 60 के पास हो या 65 के पास हो, तो आप सीबीटी 1 आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि सीबीटी 2 एग्जाम के भी देख कर चलो। पहला टारगेट आपका होगा सीबीटी 1। सीबीटी 1 आप क्लियर करते हो, देन आपका बात आएगी सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 के बाद जो आगे के स्टेज है वो आपका और आसान होते जाएंगे। सीबीटी 2 उस जो आगे के तीसरे स्टेज में, जैसे आप असिस्टेंट मास्टर के लिए हो तो सीबैट देने होंगे, टाइपिंग के लिए तो वो आसान हो जाएंगे, टाइपिंग वाले पोस्ट को लेकर सीबैट देने होंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो मेन यहाँ पर जो टफ है सीबीटी 1 टफ है, आप सीबीटी 2 को टारगेट ही मत करो। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत हेल्प मिले हो आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।